ऐसे कंट्री में जो माइनॉरिटी होते हैं उनके साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन। उनको राइट्स नहीं दिए जाते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी सिटीजन्स। अब जैसे पाकिस्तान में देखिएगा ब्लास्फेमी लॉ है। जो टर्म आपको नया मिलता है उसको साइड में राइट डाउन कर लीजिए। ब्लास्फेमी लॉ मीन्स गॉड को, उसके प्रिंसिपल्स को, उसके मैसेंजर्स को अगर आपने क्रिटिसाइज किया है देन इट वुड बी अमाउंट टू कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस। अब ऐसे लॉ का यूज माइनॉरिटीज के अगेंस्ट होता है। वहां जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो माइनॉरिटी के ऊपर ये एलिगेशन लगा देंगे कि आपने अपने गैदरिंग में, अपने स्पीच में हमारे प्रॉफिट को क्रिटिसाइज किया है। अब पूरा सिस्टम उनके अगेंस्ट हो जाएगा, बचाने वाला कोई नहीं। तो ये देखा गया है कि जो स्टेट अपने आप को थियोलॉजिकल ग्राउंड्स पर कंस्ट्रक्ट करता है वहाँ माइनॉरिटी राइट्स बहुत ज़्यादा वायलेट होते हैं, जो कि पाकिस्तान में है। आप रिकॉर्ड में देखेंगे कि जब पाकिस्तान बना था तो उस समय जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वहाँ पे है, हिंदू हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो, उनका टोटल पॉपुलेशन में जो शेयर था अब कहीं नॉमिनल हो गया है। 1947 में माइनॉरिटीज का ठीक ठाक शेयर था जो कि ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया है। वजह, कईयों को एलिमिनेट कर दिया गया, कईयों को फोर्सिबली कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरह के कंट्री में ये नॉर्मल सी बात है। तो माइनॉरिटी का इशू है वहां पे, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। पाकिस्तान has been established as a theological state which means it has been formed in the name of Islam. In such nation states, we continue, in such nation states, violation of minority rights are very common. अब आइए issues between India and Pakistan
ड्यूरिंग 1950s, बिल्कुल बिगनिंग में। हालांकि यह है कि आपको ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट ना करेगी यूपीएससी 1950s में क्या इश्यूज थे वो उससे मेंस में क्वेश्चन पूछेगी, लेकिन आज के सिनेरियो को समझने के लिए आपको इसको एग्जामिन करना होगा, चीजें कंटिन्यूटी में। तो इश्यूज में देखिएगा, एक जो मेजर इशू था टेरिटोरियल इशू, मतलब टेरिटरी रिलेटेड इशू, जिसमें एक जे.एंड.के, दूसरा सीएचएन, तीसरा सर क्रीक, चौथा रन ऑफ कच्छ। ये सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। जे.एंड.के in the parts of Himalayas, Siachen in the parts of Himalayas, Sar Creek and Run of Kutch, they are in the parts of Gujarat, Sindh border. इंडिया की तरफ से गुजरात और पाकिस्तान की तरफ से सिंध। अब जैसे रन ऑफ कच्छ, ये सब अरेबियन ओशन के ऊपर है, वेटलैंड, कंटिन्यूसली जहां पे टाइड्स आते हैं और वाटर की वजह से वाटर लॉगिंग रहती है, वेटलैंड क्रिएट हो गया। और इस तरह के एरिया में किसी तरह की फेंसिंग करना बहुत टफ है। एरिया अनडिफाइंड है, बाउंड्री क्लियर नहीं है। जब तक एरिया अनडिफाइंड रहेगा, जब तक डिस्प्यूट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इंटरनेशनल बॉर्डर उसको डेजिग्नेट नहीं कर सकते। तो एक प्रॉब्लम है वहां पे फेंसिंग की। वैसे इसी पार्ट में जाएंगे आप तो कई बार ऐसा होता है कि हाई टाइड के टाइम सी का बहुत बड़े अमाउंट में जो वाटर जो है वही अंदर तक एंटर कर जाता है। अब वो ऐसा ही एक चैनल बन गया है कि वाटर बॉडी है एक नैरो वाटर बॉडी, और इसको ढूंढा था सर क्रीक ने, और ये भी इसी पार्ट में है, सर क्रीक चैनल। ये वो एरिया है जो अभी तक टेरिटरी अनडिफाइंड है, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। सियाचिन ग्लेशियर वहां भी अनडिफाइंड है, और ये हाई माउंटेन है, वहां पे आर्मी रखना बहुत टफ है। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, नो मैंस लैंड एरिया हम बना लेते हैं और उसमें ना आप अपनी आर्मी रखेंगे ना हम अपनी आर्मी रखेंगे। हालांकि इसको लेकर भी डिस्प्यूट हो चुका है। तो ये वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। जे.एंड.के का आप इशू जानते हैं, क्या इशू था? हरि सिंह ने डिसीजन लेने में देर कर दी, पाकिस्तान को मौका मिल गया। इन द डिस्क्यूज ऑफ ट्राइबल्स, पाकिस्तानी आर्मी ने 1/3 पार्ट कैप्चर कर लिया।
वही पीओके अभी भी पाकिस्तान के पास है। इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन यह है कश्मीर के बारे में कि ये पीओके जिसको कि पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, पाकिस्तान से हमें इसको वापस लिबरेट करना है। और इसी का एक रेजोल्यूशन इंडियन पार्लियामेंट ने 1994 में पास किया था। इंडियन पार्लियामेंट ने 1994 में यह रेजोल्यूशन पास किया था कि पीओके इज इलीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान and our goal is to take it back, then Kashmir problem will be solved. तो इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के ऑफिशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग कश्मीर प्रॉब्लम ये नहीं है कि श्रीनगर में प्रॉब्लम है या जम्मू में प्रॉब्लम है, वो हमारा इंटरनल मैटर है। डिस्प्यूट ये है कि वो जो पीओके है वो भी हमारी इंटीग्रल टेरिटरी है जिसको कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया है। जिस दिन पाकिस्तान से वापस ले लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यह है इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट लिख लीजिएगा पॉइंट में। In 1950s, in the very beginning itself, some territorial disputes between these two countries emerged. Like POK, Siachen, Run of Kutch, Sir Creek, which still has to be resolved. Although some of the issues were resolved successfully, like Berubari Union dispute and Indus River Water Treaty. अब देखिए, बेरूबारी वाला याद है आपको पॉलिटी में? ये इसके ऊपर जो ट्रीटी साइन हुआ ये भी 1960 में, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया ने ये हैंड ओवर कर दिया किसको? पाकिस्तान को।
जो बाय मिस्टेक रिकॉर्ड में रेडक्लिफ ने इंडिया की तरफ मेंशन कर दिया था, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान ने इधर से भी घेर रखा था, पाकिस्तान ने इधर से भी घेर रखा था, और ये पार्ट यहां कहीं था जो इंडियन साइड ऑफ वेस्ट बंगाल और उस तरफ से आज का बांग्लादेश या उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान। ये एक प्रिंसली स्टेट था। बेरूबारी यूनियन वाज अ प्रिंसली स्टेट, और इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने, जिससे इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए, इसने प्रिंसली स्टेट्स को यह परमिशन दी थी वेदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। और इस बेरूबारी यूनियन ने डिसाइड किया था टू गो विथ पाकिस्तान। दैट इज टेरिटरी वाइज इट वाज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान, लेकिन रिकॉर्ड में मेंशन इंडिया की तरफ रह गया, जो इंडिया के नोटिस में लाया गया। थ्योरेटिकली इंडिया को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी यही डिसाइड हुआ था, तो इंडिया ने एग्रीमेंट करके उसके हैंड ओवर कर दिया, ये मैटर सॉल्व हो गया। अब रही बात रिवर वाटर शेयरिंग, यानी ऐसा रिवर सिस्टम जिसके एक से ज्यादा लिटोरल स्टेट हो। लिटोरल स्टेट मतलब वो रिवर एक से ज्यादा। तो अगर ये रिवर सिस्टम इंडिया और पाकिस्तान में है, तो इन रिवर सिस्टम का लिटोरल स्टेट कौन कौन हो गया? इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पूरा एक सीक्वेंस है उस पार्ट में। इंडस है, रावी है, चिनाब है, सतलम है, सतलज है, झेलम है, ब्यास है, और most of them emerges in India and finally enters into Pakistan। जो पाकिस्तान में ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इसका मेन सोर्स है। तो क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच का ही है? सेम प्रॉब्लम ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन चाइना, फ्लोज इनटू इंडिया, और पूरे वर्ल्ड में कई कंट्री में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर जो इशू होते हैं कि इंडिया के अंदर ही प्रॉब्लम है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, ऐसे कुछ रिवर सिस्टम है ना, कावेरी है, गोदावरी है, यमुना के वाटर को लेकर प्रॉब्लम है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के बीच। तो एक तो हुआ इंट्रा कंट्री, कंट्री के अंदर रिवर वाटर शेयरिंग, और दूसरा हो गया इंटर कंट्री, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो इस तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जैसे ही इंटर हुआ, मतलब जैसे ही मैटर मोर देन वन कंट्री हुआ, इट मीन्स इट कैन बिकम एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए यू हैव इंटरनेशनल बॉडी
UNO, which makes international law, तो क्या ये रिवर वाटर शेयरिंग के लिए इंटरनेशनल लॉ है? जैसे एक ऐसे ही वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट समझिए, सी वाटर, इंडिया, साउथ इंडिया, नीचे केरल, तमिलनाडु, और ये श्रीलंका, ये सी एरिया बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, divided by Pak Strait. तो क्या कोई ऐसा इंटरनेशनल लॉ है जो अगर डिस्प्यूट ये हो इंडिया और श्रीलंका के बीच सी वाटर के अवेलेबल रिसोर्सेज को लेकर या सॉवरेन राइट्स को लेकर? क्योंकि वहां ये डिस्प्यूट है रिवर वाटर को लेकर, यहां ये डिस्प्यूट है सी वाटर को लेकर। तो इंडिया वाटर में जब यहां से क्लेम करेगा कि ये नीचे मेरा वाटर है, कहां तक, और श्रीलंका जब क्लेम करेगा वाटर में, तो कहां तक? इंटरनेशनल लॉ बनाओ सो दैट की डिस्प्यूट ना हो। तो एक लॉ है जो कि यूनाइटेड नेशन ने बनवाया, और लॉ का ही एक नाम होता है कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। तो लॉ का क्या नाम है? UNCLOS, अनक्लोज। क्या कहते हैं इस लॉ को? अनक्लोज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। जिसने क्या डिसाइड किया कि किसी भी कंट्री के कोस्टल रीजन के बाद जो उसका प्लेट है, ये जहां तक लैंड है, ये प्लेट है और यहां से वाटर शुरू हो गया, तो ये जरूरी नहीं कि प्लेट जहां से वाटर शुरू हुआ है, ये वाला प्लेट लैंड वाला वहीं खत्म हो गया हो ना। हो सकता है ये अंदर तक आ रहा हो प्लेट, यहां कहीं आगे खत्म हुआ। तो जहां पर वो लैंड वाला प्लेट आकर खत्म हो रहा है, इट विल बी कॉल्ड कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो इंडिया की जमीन, लैंड, देखिए हो सकता है यहां खत्म हो जाए और यहां से वाटर शुरू है, लेकिन यहां से नहीं। ये लैंड जिस प्लेट पे है वो प्लेट और अंदर तक आया है, यहां तक है मान लीजिए, तो काउंटिंग यहां से शुरू होगी इंडिया के लिए, और यहां से आगे 12 नॉटिकल माइल, सी में डिस्टेंस नापने के लिए नॉटिकल माइल यूज होता है, 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया का होगा सॉवरेन राइट्स, मीन्स सिक्योरिटी रिलेटेड राइट्स, मीन्स इस पूरे एरिया में फ्रॉम द कंटिनेंटल सेल्फ टू 12 नॉटिकल माइल, किसी भी फॉरेन शिप को अगर एंटर करना है तो उसे इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। इंडिया अपनी नेवी डिप्लॉय कर सकता है वहां पे, कस्टम यूनियन डिप्लॉय कर सकता है वहां पे, टू चेक, टू मॉनिटर, और उसी कंटिनेंटल सेल्फ से
और आगे तक जोड़ दीजिए 200 nautical mile, that is exclusive economic zone EEZ, यानी इतने रेंज में जो कुछ भी मिलेगा, चाहे वाटर में मिले या सी वाटर के नीचे मिले। सी वाटर को अगर आप हटा दीजिए तो भी तो अर्थ का सरफेस ही है, और उसके नीचे ही मिनरल्स ही तो है। लैंड से कहीं ज़्यादा मिनरल्स और रिसोर्सेज वहाँ पे है। हाँ, बस निकालने की टेक्निक टफ है। इंडिया में जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन का यूनिट है, बॉम्बे हाई, एक तो डिगबोई में निकलता था, एक बॉम्बे में वो डिफंक्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। बॉम्बे हाई वाला भी वर्किंग है, तो लैंड पे थोड़ा ही है वो, सी के अंदर है वो। तो 200 नॉटिकल माइल तक जो भी मिलेगा रिसोर्सेस, उस पर एक्सक्लूसिव राइट होगा किसका? इंडिया का। और उसके बाद जो वाटर है दैट विल बी इंटरनेशनल वाटर, सबका राइट होगा उसके बाद। और वही चीज श्रीलंका के लिए देखा जाएगा कि श्रीलंका को भी इधर से 12 नॉटिकल माइल का राइट होगा सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और 200 नॉटिकल माइल का राइट होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए। लेकिन सपोज कीजिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस ही है 100 नॉटिकल माइल, अगर, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फिर आप जाइए यूएनओ के उस अनक्लोज के ट्राइब्यूनल में, और ट्राइब्यूनल आपको डिसीजन देगा। मान लीजिए डिस्टेंस ही है 100 नॉटिकल माइल, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि 50-50 कर दो। भाई इंटरनेशनल शिप भी तो जा रहा है उधर से, फ्री वाटर होना चाहिए, फ्री नेविगेशन होना चाहिए, तो कोई दूसरा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। बट अगर है, वो गैप है, तो फॉर्मूला यह है कि 12 नॉटिकल माइल सिक्योरिटी पर्पस के लिए दे दो। कहां से? कंटिनेंटल सेल्फ से। और 200 नॉटिकल माइल दे दो इकोनॉमिक पर्पस के लिए। ये लॉ है। इसे सी वाटर में जहां भी प्रॉब्लम होता है यूएनओ एक्टिव हो जाता है। एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड वेल डिफाइंड लॉ है। इनके कहां के लिए है? सी वाटर के लिए। इफ देर इज एनी मैरीटाइम डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज तो है, रिवर वाला नहीं है। रिवर वाले के लिए यूनाइटेड नेशन ने कुछ एक बार कोशिश की, हेलसिंकी समिट, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग लॉ अभी तक नहीं बना। 2-3 कन्वेंशन है जो कहता है कि लिटरल स्टेट्स, किसी रिवर को लेकर इशू हुआ, इंडस रिवर को लेकर इशू हुआ, तो जो लिटरल स्टेट है, तो देखिए ओरिजिनेट कहां से हो रहा है और फिर फ्लो कहां कर रहा है। तो ये ओरिजिनेट हो रहा है इंडिया में, फ्लो कर रहा है पाकिस्तान में। तो जो ओरिजिनेशन वाला स्टेट है, नेशन स्टेट, वो वाटर को इस तरह यूज करे कि जो दूसरा लिटरल स्टेट है उसका जो नेचुरल फ्लो है वो डिसरप्ट ना हो। तो इसको अगर जरा डिकोड कीजिए तो मतलब क्या निकल रहा है कि मान लीजिए अगर ठीक है इंडस झेलम ये सब मेरी तरफ से जा रहा है, इस पर हम बड़े बड़े मल्टीपर्पज डैम बना देते हैं, या ऐसा इरिगेशन का मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि वाटर पूरा घूम के इंडिया में ही आ जाए, है ना, पाकिस्तान में जाए ही ना। नहीं, ये फिर वायलेशन माना जाएगा। और हाँ, क्योंकि आप अपर स्लोप पे हैं, राइपेरियन स्टेट हैं आप, अपर स्लोप पे हैं, तो इस तरह के बैरेज बना सकते हैं आप जिसमें मिलियंस ऑफ क्यूबिक वाटर जो है आप स्टोर कर लीजिए, और बॉम्ब गिराने की जगह उसको ही खोल दीजिए। अब कंट्री
फ्लड से लड़ेगा कि आर्मी से लड़ेगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बट अभी हाल में न्यूज में ये आपने सुना होगा, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने कहा कि हम वापस जा रहे हैं उससे, वी विल रीविजिट इंडस रिवर वाटर ट्रीटी। इसलिए फिर से डिबेट में आ गया है कि इंडिया ने इस पूरे इंडस रिवर वाटर सिस्टम पे एक ट्रीटी या एग्रीमेंट कहें किया, यह भी 1960 में ही किया, जिसमें दोनों कंट्री का शेयर तय होता है ओवर द ईयर, मतलब जैसे मान लीजिए जनवरी टू मार्च, मार्च टू जून, वाटर कौन कितना होल्ड करेगा, कौन कितना यूज करेगा, इंडिया कितना यूज करेगा, कितना छोड़ देगा पाकिस्तान के लिए। तो उस समय इंडिया ने अपने शेयर का कुछ वाटर अपनी मर्जी से, टू शो द गुडविल जेस्चर, पाकिस्तान के लिए छोड़ा था और छोड़ता रहा। और उस समय आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी हैव बीन ट्राइंग टू बाय पीस इन रिटर्न ऑफ वाटर। पूछा गया कि अपने हिस्से का पानी भी उसके लिए क्यों छोड़ रहा है, तो समय के आपके प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि वी आर ट्राइंग टू बाय पीस इन रिटर्न ऑफ वाटर। कि कहीं पाकिस्तान को समझ में आया कि जिस कंट्री से तुमने इतना डिस्प्यूट क्रिएट किए हुए हैं, वो कंट्री तुम्हारे लिए वाटर छोड़ रहा है, लाइफलाइन है तुम्हारे लिए। लेकिन पाकिस्तान ने उसके स्पिरिट को कभी सीरियसली लिया नहीं और अपनी पॉलिसी बना ली, वी विल गिव इंडिया 1,000 cuts and will bleed India to death। इनकी पॉलिसी कंटिन्यूड रही। इसीलिए जब उरी और पठानकोट वाला अटैक हुआ था, उसी समय हमारे पीएम ने कहा ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते। मैटर अभी फिर से सरफेस पे है और अभी रियोटोरिकल स्पीच पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है कि हमारा वाटर रुका तो उनका ब्लड बहेगा, ये सब बातें वो कह रहे हैं। हो सकता है पब्लिक को टारगेट कर रहे हो, अपने पब्लिक को टारगेट कर रहे हो, वार मॉन्गरिंग और एटीट्यूड अडॉप्ट करना पड़ता है अपने पॉलिटिकल इलेक्टोरेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ये होता है वर्ल्ड में। बट ये इशू है। अब देखिए आईआर के खास करके मेंस के क्वेश्चन इसलिए भी प्रिडिक्टेबल है कि अब डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस एरिया से इस बार के मेन एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, एरिया तो एरिया है इंडिया पाकिस्तान। वो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एरिया प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सारे इश्यूज पे अच्छी है तो फिर क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहां जो क्वेश्चन बन रहा है, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं, देखिए क्वेश्चन। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी 1960, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी 1960
had the had the elements of goodwill gesture from India, but that gesture has not been respected by Pakistan. In the wake of this statement, examine the current status of Indo-Pak relation. एक और क्वेश्चन, to resolve effectively the river water dispute between two या more than two littoral states, two or more than two littoral nation states, LITTORAL, littoral nation states, like UNCLOS. सेंटेंस पढ़िए तो क्या है? लिटरल स्टेट उसको हटा दीजिए, उसके बाद जो लिखे हैं लिटरल स्टेट्स, देयर इज नो इफेक्टिव लॉ like UNCLOS. Explain. चलिए, तो बिगनिंग के कुछ डिस्प्यूट, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी का रोल डोमिनेंट बना रहा. डीप स्टेट वॉज डिसाइसिव. 3 वॉर इन्होंने किए इंडिया के साथ, फुल फ्लेज. कारगिल वाला वॉर लिमिटेड वॉर था, इट वॉज नॉट अ फुल फ्लेज वॉर. लेकिन 1971 वाला जो वॉर था ना, वो एक बड़ा माइलस्टोन हुआ इनके लिए. किस सेंस में? क्योंकि 1971 वाले वॉर के समय इसके साथ चाइना भी खड़ा था, यूएसए भी खड़ा था, और इसको भी लगता था कि इसने अपनी आर्मी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर ली है, दे हैव गुड वेपन्स, दे हैव लेवरेज, एंड इवेंचुअली दे विल डिफीट इंडिया. बहुत होप थी इनको, नहीं जीत पाए. उसके बाद उनको ये रियलाइज हो गया कि इस कंट्री के साथ हम कभी भी फुल फ्लेज वॉर में नहीं जीत पाएंगे, मिलिट्री टू मिलिट्री वॉर में नहीं जीत पाएंगे. तो वहां से अब मुझे स्टैंड चेंज कर लेना चाहिए कि इंडिया से वॉर करने पर हमारी आर्मी जितने अमाउंट खर्च करती है उसका एक पार्ट हम नॉन स्टेट एक्टर पर खर्च करेंगे. उसका बेनिफिट ये होगा
कि आर्मी बार बार इंडिया के साथ वॉर वेज कर लेती है, हार जाती है, वापस भागना पड़ता है रावलपिंडी, डिफेम होता है, पाकिस्तान के लोगों में अपना जो एक सुपरफिशियल इमेज उसने क्रिएट किया हुआ है वो इमेज भी ब्रेक होता है। तो इतना रिस्क लेने का क्या बेनिफिट है? सीधी लड़ाई करें ही ना, स्यूडो वॉर करेंगे, और स्यूडो वॉर करने के लिए हमें चाहिए नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक हिजबुल मुजाहिदीन, लाइक लश्कर तैयबा, लाइक जैसे मोहम्मद, क्योंकि ये भी वही काम करेंगे और हमारे ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। जैसे पहलगाम वाले केस में वो सीधा कह रहा है कि ये फ्लैग ऑपरेशन है, मतलब आपने खुद करवाया है या नॉन स्टेट एक्टर ने किया, हम नहीं जानते। दे आर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ JNK, वी डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये टैक्टिक्स जो आज आप देख रहे हैं वो उन्होंने यूज करना शुरू किया 1971 के बाद। फिर पूरे 1980s 90s ऑलमोस्ट यही सिचुएशन था। लेकिन बीच बीच में आप कहें कि कुछ एफर्ट्स भी हुए जिससे वो टेंशन की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हुई। जैसे 1985 में सार्क का आना, आएंगे इस पर हम लोग, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का आना। तो रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव्स और प्रोग्रेसिव एलिमेंट दिखने शुरू होते हैं। लेकिन एक पॉइंट लिख लीजिए, पाकिस्तान fought the wars of 1947, 1965 and 1971. These wars were full-fledged. While Kargil war was limited. Next point. The war of 1965 ended with Tashkent Agreement. Tashkent, Tashkent, Tashkent Agreement. While War of 1971 ended with Simla Agreement. From which recently Pakistan announced backtracking. Backtracking, पीछे हटना। देखिए 1965 के वॉर के खत्म किससे हो रहा है? ताशकंद एग्रीमेंट से। और 1971 का वॉर खत्म हो रहा है सिमला एग्रीमेंट से। वॉर खत्म होते समय जो एग्रीमेंट हो रहे हैं उसमें
वो पीस एग्रीमेंट है ना, तो पीस एग्रीमेंट में क्या बातें होंगी कि आगे जो भी इश्यूज हैं हम लोग टॉक से सॉल्व करेंगे, दोनों की आर्मी अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाए, आगे हम अपने इश्यूज को पीसफुली सॉल्व करेंगे, कोई प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, कोई वायलेंट एक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। तो शिमला एग्रीमेंट में भी यही बातें थी। अब अगर अभी पाकिस्तान ने कहा कि हम शिमला एग्रीमेंट से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब कि अब LOC पे वो फायर करेगा, जो कि रिसेंटली वो कर रहा है। मीन्स वो दिखाना चाह रहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे थे अभी तक, इसीलिए हमने पीस मेंटेन किया हुआ था। लेकिन क्योंकि आप हमें एक्यूज कर रहे हैं, आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं हमारे ऊपर अटैक करने की, तो फिर हम भी इस एग्रीमेंट से बाहर जा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड कम्युनिटी दैट पाकिस्तान फॉलोज रूल बेस्ड ऑर्डर, कि हमने 1972 में एक लॉ साइन किया था रूल, तो मैंने फॉलो किया स्पिरिचुअली। वायलेटर कौन है? वायलेटर इंडिया है। इंडिया कह रहा है हम नहीं मानेंगे इंडस वाटर ट्रीटी 1960, जबकि वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट मानी जानी चाहिए, क्योंकि मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक। वो जो 1960 में वाटर ट्रीटी हुआ था ना, तो मीडिएशन किसने दिया था? वर्ल्ड बैंक ने। वो एक इंटरनेशनल बॉडी है। तो शिमला एग्रीमेंट से बाहर जाने की बात कर रहा वो, ये तो अभी की बात है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, बट द डिफीट in the war of 1971 was very humiliating for Pakistan. So after that, Pakistani deep state, हाँ, जो खुलकर सामने नहीं आता है, deep state decided to wage a pseudo war with the help of non-state actors. With the help of non-state actors like हिजबुल मुजाहिदीन, यानी अब यहां पहुंच गए 1980s। 80s भी बहुत इवेंटफुल है ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से भी। अफगानिस्तान बनेगा प्लेग्राउंड ऑफ टू सुपर पावर्स 1980s में, है ना? तो कल फिर यहीं से शुरू करेंगे। एक बार अंडरस्टैंडिंग होगी पूरी, आज से उसको कनेक्ट कर देना है बस। IR में यही चाहिए, बैकग्राउंड से लेकर उसको यहां तक लाके छोड़ दीजिए। NCERT ले चुके सब लोग? पढ़ाई हो रही है ना NCERT की? अब जैसे इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं तो इंडिया पाकिस्तान पढ़िए।